डिफाइन भी करते हैं इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो कंपैरिजन बिटवीन इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम्स, पहले आप कंपैरिजन देख लें, फिर मैं बताता हूं इनको नाम ऐसा क्यों दिया गया। एक्सलेट करने से ये पानी जो है ये पीछे की तरफ शिफ्ट होने लगा, इधर लेवल बढ़ गया इधर कम, जबकि जब ये कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा था तो यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ रहा था ऐसा कि कोई पानी का जो मास है वो शिफ्ट हो रहा हो पीछे की तरफ, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या कि एक्सलेशन के कारण ये पीछे शिफ्ट होने लगा। वही वाला केस है कि अगर आप बैठे होते तो एक्सलेशन के कारण अगर ये ट्रक एक्सलेट कराया जाता तो आपकी बॉडी पीछे शिफ्ट होती, तो जो भी वहां पे मास है ना, मटेरियल है, वो पीछे शिफ्ट होने लगेगा। क्यों? अगर यही पेंडुलम इनर्शियल नहीं नॉन इनर्शियल फ्रेम में हैंग किया जाए तो देखिएगा प्रभाव क्या होगा। ये अब फ्रेम में एक्सलेट करा रहा हूं, देखिएगा एक्सलेट कराते ही ये हो जाएगा। तो डिफाइन भी करते हैं इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो कंपैरिजन बिटवीन इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम्स, पहले आप कंपैरिजन देख लें, फिर मैं बताता हूं इनको नाम ऐसा क्यों दिया गया। ठीक, देखिए एक तरफ इनर्शियल फ्रेम है, एक नॉन इनर्शियल फ्रेम। कौन सा होता है भाई इनर्शियल फ्रेम? नॉन एक्सलेटिंग फ्रेम्स आर इनर्शियल फ्रेम्स। जो फ्रेम एक्सलेट नहीं कर रहे हैं, मतलब जिसमें स्यूडो फोर्स नहीं महसूस होगा, जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट होगी या फ्रेम रुका हुआ हो, उसे बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम, है ना। और देखें नॉन इनर्शियल तो ऑफ कोर्स जो एक्सलेटिंग हो जाएगा, है ना। तो ऑल द एक्सलेटिंग फ्रेम्स आर नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब ऑल द एक्सलेटिंग फ्रेम्स का मतलब है कि जो भी फ्रेम हो जिसमें एक्सेलेरेशन हो किसी भी तरीके का, चाहे वो टेंजेंशियल हो चाहे नॉर्मल हो, अगर वो एक्सेलेट कर रहा है तो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम की कैटेगरी में आएगा। ठीक, बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है। एक एक्सेलेट नहीं कर रहा है, एक एक्सेलेट कर रहा है। ठीक, अच्छा अब इसमें क्या होगा? ऑब्जर्वेशन इन दीज फ्रेम्स नो स्यूडो फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड। आपने अभी देख लिया कि अगर आपका फ्रेम एक्सलेट नहीं कर रहा है तो एक्सेलेरेशन ट्रांसफर भी नहीं होगा किसी बॉडी को, तो नतीजा ये होगा अगर एक्सेलेरेशन नहीं होगा तो स्यूडो फोर्स भी नहीं होगा। यस, स्यूडो फोर्स इसमें एग्जिस्ट नहीं करता, जबकि यहां पे स्यूडो फोर्स की एग्जिस्टेंस दिखेगी। तो स्यूडो फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड इन दीज फ्रेम्स। नॉन इनर्शियल फ्रेम जो एक्सेलेटिंग फ्रेम है उनमें स्यूडो फोर्स एग्जिस्ट करता है, होगा ही। स्यूडो फोर्स के लिए बहुत जरूरी है एक्सेलेरेशन का होना, फोर्स के लिए एक्सेलेरेशन का होना जरूरी है। और एक्सेलेरेशन कहां से ट्रांसफर हो रहा है बॉडी को? फ्रेम से। तो फ्रेम के पास एक्सेलेरेशन होगा तभी तो बॉडी के पास एक्सेलेरेशन होगा, है ना, महसूस होगा, और तभी स्यूडो फोर्स महसूस होगा। ठीक, नॉन एक्सेलेटिंग मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम में स्यूडो फोर्स की एग्जिस्टेंस होगी। अच्छा, अब इन्हें इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम क्यों कहते हैं जरा देखा जाए। दीज फ्रेम्स फॉलो लॉ ऑफ इनर्शिया। कहते हैं कि इनर्शियल फ्रेम इसलिए क्योंकि ये लॉ ऑफ इनर्शिया फॉलो कर रहे हैं, और यहाँ पे दीज फ्रेम्स डू नॉट फॉलो लॉ ऑफ इनर्शिया, ये रीजन है। अब मैं ये समझाता हूं कि कैसे आप कहेंगे कि ये लॉ ऑफ इनर्शिया कौन सा है। आप देखें न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ये फ्रेम फर्स्ट लॉ को फॉलो कर रहा होता है और ये फ्रेम फर्स्ट लॉ को फॉलो नहीं कर रहा होता है। क्यों ऐसा? उसका रीजन है, देखिए ये जो इनर्शियल फ्रेम है ये फर्स्ट लॉ को फॉलो करने का मतलब है कि फर्स्ट लॉ क्या कहा जाता है फर्स्ट लॉ में, कि भाई अगर मान लें कोई ऐसा बॉडी है जिसपे फोर्स नहीं है तो वो एक्सेलेरेट नहीं करेगा। यही तो कहता है कि इनर्शियल फ्रेम क्या है, इनर्शिया की प्रॉपर्टी क्या होती है। इनर्शिया जो है जो बॉडी की प्रॉपर्टी रखता है वो कहता है कि बॉडी अपने अवस्था या स्टेट को बनाए रखती है। कब तक? जब तक उस पर फोर्स ना लगे। तो वही कह रहे हैं कि ये जो है इनर्शियल फ्रेम की अगर बात कर रहे हैं तो ये कह रहा है कि इसमें लॉ ऑफ इनर्शिया फॉलो हो रहा है, ये लॉ ऑफ इनर्शिया। और लॉ ऑफ इनर्शिया ये कहता है यहाँ पे कि अगर किसी बॉडी पे फोर्स नहीं है तो उसकी अवस्था परिवर्तित नहीं होगी। ठीक है, ओके, बात ठीक है। इसमें इनर्शियल फ्रेम में आप देख रहे हो एक कार जो कांस्टेंट स्पीड से चल रही है ना, और ये आप देख रहे हैं कि कोई फोर्स, किसी बॉडी को अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उस पर फोर्स नहीं है, और नतीजा वो भी कांस्टेंट स्पीड से दिख रही है चलती हुई, है ना। कांस्टेंट स्पीड से चलने वाले फ्रेम से बॉडी कांस्टेंट स्पीड से चलती हुई दिखेगी, है ना। लेकिन यहां पे आप देखें होता क्या है,
ये जो नॉन इनर्शियल फ्रेम है, इन्हें नॉन इनर्शियल फ्रेम इसलिए कहा गया क्योंकि फर्स्ट लॉ फॉलो नहीं हो रहा है, लॉ ऑफ इनर्शिया इसमें फॉलो नहीं हो रहा है। नॉन इनर्शियल मतलब ऐसा फ्रेम जिसमें इनर्शिया का जो कॉन्सेप्ट है, मतलब फर्स्ट लॉ है, वो नहीं फॉलो हो रहा है, इसीलिए नॉन इनर्शियल बोल दिया गया। क्यों नहीं फॉलो हो रहा है भाई? रीजन साफ है। जब आप इस फ्रेम से, एक्सेलरेटिंग फ्रेम से किसी बॉडी को देखते हैं तो उसमें अवस्था परिवर्तित होती हुई दिखती है। जब देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो जो दिख रहा है, साक्षात दिख रहा है कि बॉडी की अवस्था बदल रही है। आप कार में बैठे हो, ब्रेक लगता है, आपकी बॉडी आगे चली जा रही है, बॉडी पीछे चली जा रही है, अवस्था बदल रही है उसकी, लेकिन फोर्स नहीं है। अवस्था बदल रही है, फोर्स नहीं। अभी अभी आप कहेंगे क्यों नहीं है फोर्स भाई? स्यूडो फोर्स तो है। स्यूडो फोर्स कोई फोर्स नहीं होता है, नाम ही है स्यूडो, एग्जिस्ट नहीं कर रहा, महसूस हो रहा है। अवस्था बदलते हुए आप देख रहे हो, अपनी ही बॉडी की अवस्था बदलते हुए देख रहे हो। जब भी एक्सेलेरेशन या रिटार्डेशन कार में होता है, ब्रेक लगता है या एक्सीलेटर लिया जाता है, तो बॉडी आपकी आगे या पीछे डिस्प्लेस हो जाती है। और आप जानते हो कि आपको कोई खींच नहीं रहा है, ये पता चला कि आगे आपको ये फोर्स जो है ऐसे खींच लिया, या किसी ने पीछे धक्का दे दिया आपको, कोई था वहां पे? नहीं ना था। तब भी बॉडी आपकी आगे चली गई, पीछे चली गई, अवस्था बदल गई और फोर्स है नहीं। याद रखिएगा, न्यूटन्स लॉ में जो फोर्स होता है ना, वो एक्चुअल होता है। एक्चुअल फोर्स की बात होती है। आप पहले भी देखे हैं, हम लोगों ने केस लिया था, तो न्यूटन्स लॉ जब F = mn2a लिख रहे थे, तो उसमें ध्यान दें, न्यूटन्स लॉ की बात कर रहे थे तो उसमें एक्चुअल एक्सेलेरेशन ले रहे थे, है ना। ये लॉ बेसिकली एक्चुअल वैल्यूज पे डिपेंडेंट है, मतलब बताता है, रिप्रेजेंट करता है एक्चुअल वैल्यूज के आपस में संबंध, एक्चुअल फोर्स, एक्चुअल एक्सेलेरेशन। ठीक, F = m × a फॉर्मूला लॉ नहीं है, वो तो कोई भी एक्सेलेरेशन आप रखेंगे, जैसे मान लें एक्सेलेरेशन का आपने यूनिट रखा और मास से मल्टीप्लाई किया तो फोर्स की यूनिट आनी है। वो फोर्स पता चला, अगर आप एक्सेलेरेशन जो है हाइपोथेटिकल है तो फोर्स भी हाइपोथेटिकल, मतलब एक्सेलेरेशन अगर एक्चुअल नहीं है तो फोर्स भी एक्चुअल नहीं होगा, स्यूडो हो जाएगा। और एक्चुअल फोर्स, एक्चुअल एक्सेलेरेशन होगा तो एक्चुअल फोर्स आएगा, वो तो अलग बात हो गई, है ना, वो फॉर्मूला है। लेकिन फैक्ट ये है कि फॉर्मूला लॉ नहीं होता है कि F = m × a लिख दिया तो लॉ बन गया। ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला लॉ नहीं है। फैक्ट्स क्या है? फैक्ट यह है यहाँ पे कि अवस्था परिवर्तित होते हुए दिख रही है, फिर भी फोर्स वास्तव में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अगर फोर्स वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फिर उसे न्यूटन्स लॉ नहीं बोलेंगे, मतलब लॉ ऑफ इनर्शिया नहीं बोलेंगे उसे, है ना। होना यह चाहिए था कि अगर फोर्स वास्तव में नहीं है तो एक्सेलेरेशन भी नहीं होना चाहिए, नहीं दिखना चाहिए, लेकिन एक्सेलेरेशन दिख रहा है। नॉन इनर्शियल फ्रेम में ये बात होती है, एक्सेलेरेशन तो दिखता है, अवस्था परिवर्तित होती हुई दिख रही है, लेकिन वास्तव में फोर्स नहीं होता। ध्यान दीजिए, मैं वास्तविक फोर्स की बात कर रहा हूं, स्यूडो की नहीं, है ना। तो वास्तविक फोर्स ना होते हुए भी, ट्रू फोर्स ना होते हुए भी अगर चेंजेस दिख रहे हैं तो ऐसे फ्रेम को हम इनर्शियल फ्रेम नहीं बोलेंगे, इसे नॉन इनर्शियल फ्रेम। एक ऐसा फ्रेम जिसमें फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन फॉलो नहीं हो रहा है। फिर से बोल रहा हूं, नॉन इनर्शियल फ्रेम वो फ्रेम होता है जिसमें ऑब्जर्वेशन फर्स्ट लॉ के अगेंस्ट होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन के अगेंस्ट होता है, यानी कि अवस्था परिवर्तित होती हुई दिख रही है, दिखती है, लेकिन एक्चुअल फोर्स नहीं होता है। ठीक है, एक्चुअल फोर्स, स्यूडो नहीं, इसीलिए इसे नॉन इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया फॉलो नहीं हुआ। लॉ ऑफ इनर्शिया फॉलो करने का मतलब है कि अगर परिवर्तन दिख रहे हैं तो एक्चुअल एक्सेलेरेशन भी होना चाहिए, तब बोल देते यार लॉ ऑफ इनर्शिया फॉलो हो रहा है। लेकिन यहां तो नहीं है, यहां परिवर्तन है, फोर्स वास्तव में एग्जिस्ट नहीं कर रहा। These frames do not follow law of inertia। ठीक है, तो ये डिस्टिंग्विश कर दिया है, मतलब आपको कंपैरिजन दिखा दिया गया है ये इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम का। अब चलिए मैं कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूं आपको प्रैक्टिकल लाइफ के। देखिए, एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। देखें कि ये ट्रक है जिसमें वाटर भरा हुआ है, वाटर टैंक बना हुआ है, ठीक है, और इसको ये ट्रक ले जा रहा है वाटर को।
अब देखें चेंजेस क्या होंगे इसमें। अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चले, देखिए वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ये ट्रक, तो ये इनर्शियल फ्रेम है, इसे बोलेंगे इनर्शियल फ्रेम। कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है, इनर्शियल फ्रेम है। देखिए यहाँ कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा है, बस हल्का सा वो पानी है तो इसलिए हल्का हल्का जो है ये इसमें सरफेस पे चेंजेस आ रहे हैं, अदरवाइज और कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसमें, इनर्शियल फ्रेम है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर यही ट्रक एक्सलेट करने लगे, ऐसे देखिए अब की बार ये ट्रक एक्सलेट कर रहा है, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया, ये नॉन इनर्शियल हो गया एक्सलेशन के कारण। तो जरा यहां देखिए चेंजेस क्या हो रहे हैं, फिर से देखिए एक्सलेटिंग फ्रेम, ये देख रहे हैं लीवल कैसे बदल रहा है, फिर से देखिए एक्सलेट करने से ये पानी जो है ये पीछे की तरफ शिफ्ट होने लगा, इधर लेवल बढ़ गया इधर कम, जबकि जब ये कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा था तो यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ रहा था ऐसा कि कोई पानी का जो मास है वो शिफ्ट हो रहा हो पीछे की तरफ, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या कि एक्सलेशन के कारण ये पीछे शिफ्ट होने लगा। वही वाला केस है कि अगर आप बैठे होते तो एक्सलेशन के कारण अगर ये ट्रक एक्सलेट कराया जाता तो आपकी बॉडी पीछे शिफ्ट होती, तो जो भी वहां पे मास है ना, मटेरियल है, वो पीछे शिफ्ट होने लगेगा। क्यों? क्योंकि उस पर लगेगा स्यूडो फोर्स। अगर मान लें ये शिफ्ट हो रहा है और इसका मास m है, तो जानते हैं इस पे एक स्यूडो फोर्स लग रहा है एक्सलेशन के अपोजिट डायरेक्शन में, कुछ ऐसे, ये देखिए m/m, जहां पे मास इस वाटर का है और एक्सलेशन इस फ्रेम का है ना। तो वही मैंने कहा कि अंदर रखी हुई बॉडी भी जो भी होती है उसी फ्रेम में जो रखी है उस पर भी स्यूडो फोर्स का प्रभाव दिख रहा है, यही स्यूडो फोर्स है। इसी स्यूडो फोर्स से ये पूरा मास शिफ्ट हो रहा है। ये जो ब्रैकेट में ये PS लिखा गया ना, ये स्यूडो फोर्स के लिए लिखा गया है। तो ये इसलिए लिखा जा रहा है, यहीं से आप प्रैक्टिस करेंगे कि आगे जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे और किसी फ्रेम में जाके स्यूडो फोर्स लिख रहे होंगे, भाई कोई भी सिस्टम होगा उसमें दो प्रकार के फोर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। एक तो ट्रू फोर्स जो होता है, वास्तविक फोर्स, जैसे मान लें इसका वेट लिखे mg, तो ट्रू फोर्स, तो उससे तो दिखाएंगे जब हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे होंगे। और अगर वो एक्सलेटिंग फ्रेम में है और फ्रेम में जाके सॉल्व कर रहे होंगे तो जब स्यूडो फोर्स दिखाएंगे ना, तो ब्रैकेट में PS लिख देंगे। इससे ये पता चलेगा कि भाई ये वास्तविक नहीं है, ये स्यूडो है, यानी कि हम फ्रेम में जाके देख रहे हैं। तो फ्रेम में ये फोर्स महसूस होता है, ठीक, और पीछे की तरफ होगा, उसका प्रभाव दिखता है। भाई देखें, प्रभाव दिखेगा, महसूस होगा, तभी तो हम लोग सॉल्व करेंगे मैकेनिक्स में। अब पता चला कि वो स्यूडो फोर्स है, वो एग्जिस्ट कर नहीं रहा है वास्तव में, और प्रभाव भी नहीं दिख रहा है, तब नहीं सॉल्व करेंगे। भाई जब प्रभाव ही नहीं है तो क्यों सॉल्व करें। लेकिन ये एक ऐसा फोर्स है जो ना होते हुए भी अपना प्रभाव डाल रहा है। ना होने का मतलब है कि ये वास्तव में तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी फ्रेम में जाने पे ये महसूस होता है और उसका प्रभाव दिखता भी है साफ तौर पे। ये पानी पीछे शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है ना। तो अगर प्रभाव दिख रहा है, देखिए इधर वेट बढ़ रहा है, इधर कम हो रहा है, तो फिर मैकेनिक्स में इसे इन्वॉल्व करना पड़ेगा ना। तो इसीलिए इसको इन्वॉल्व किया जाता है, इसीलिए इस पे इतना डिस्कशन चल रहा है। ठीक, ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं और केस दिखाते हैं आप। ये एक और केस देखें। ये एक फ्रेम या एक बॉक्स दिखाया जा रहा है जिसमें एक पेंडुलम हैंग किया गया है। ये इस समय इनर्शियल फ्रेम है, क्यों रुका हुआ है, और अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चले तब भी ये इनर्शियल है। जानते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने या रुके रहने से इस पेंडुलम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि इस पे इस समय जो दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो डाउनवर्ड mg और एक ये T ऊपर की तरफ जो स्ट्रिंग में टेंशन होगा, ये एक दूसरे को बैलेंस किए हुए हैं, और ये पेंडुलम जो है वर्टिकल है। लेकिन अगर यही पेंडुलम इनर्शियल नहीं, नॉन इनर्शियल फ्रेम में हैंग किया जाए तो देखिएगा प्रभाव क्या होगा। ये अब फ्रेम में एक्सलेट करा रहा हूं, देखिएगा एक्सलेट कराते ये हो जाएगा। और देखिए ये क्यों हो जाएगा तिरछा, उसका साफ रीजन दिख रहा है। दो फोर्स जो mg और T थे वो तो अब भी लग रहे हैं, बस ये एक्स्ट्रा फोर्स आ गया। क्यों? ये देखिए एक्सलेटिंग हो गया ना फ्रेम, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया, तो इस एक्सलेशन का प्रभाव स्यूडो फोर्स के फॉर्म में
इस तरफ उल्टा लगेगा ना, इधर से इधर, ये देखिए उल्टा हो गया, है ना। मास किसका? पेंडुलम का। और एक्सेलरेशन किसका? फ्रेम से आया हुआ। ये दोनों मिलके एक हॉरिजॉन्टल फोर्स यहाँ पे लगाए हैं, इसीलिए ये पेंडुलम तिरछा हो गया। जब ये अपने इनर्शियल फ्रेम में था, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी वाले फ्रेम में, तब तो ये वर्टिकल था ऐसे, भाई एमजी और टी एक दूसरे को बैलेंस किए हुए। लेकिन सोचे कि अगर इधर एक फोर्स आ जाए तो फिर बैलेंस करने के लिए इसे तिरछा होना पड़ेगा ना। तो वही हुआ यहाँ पे कि एक स्यूडो फोर्स आ गया है, ये देखें एम इनटू ए, नतीजा इसे इंक्लाइंड हो जाना पड़ा है। ये एक बिल्कुल ऐसा प्रभाव है जो प्रैक्टिकली आप देख सकते हो। अगर आप एक पेंडुलम लेके कार में बैठे और कार को ड्राइवर से कहेंगे एक्सलेट कराओ, तो तुरंत पेंडुलम तिरछा दिखेगा आपको, हो जाएगा वो तिरछा। आप देखेंगे ब्रेक मारेगा तो आगे चले जाएगा, साथ साथ आपकी बॉडी भी तो स्यूडो फोर्स आ जाता है। वो एक्सेलरेशन जो होता है फ्रेम का, वो सबको मिल जाता है। मास सबका अपना अपना होता है, पेंडुलम का अपना मास होगा, आपकी बॉडी का अपना मास होगा, ठीक है। इवन ड्राइवर जो उस पर भी लगेगा स्यूडो फोर्स, है ना। तो यही तो रीजन होता है कि वो कार में जो है कहते हैं कि भाई बेल्ट लगा लो, है ना। कार बेल्ट लगाना क्यों जरूरी होता है? बहुत तेज स्पीड से मान ले कार चल रही है, एकदम से ब्रेक लगाया गया, तो सोचे कितना बड़ा चेंज है। मान लीजिए कार जो 100 की स्पीड से चल रही है हाईवे पे और एकदम से ब्रेक लगा दिया गया। सोचे कि छोटे से टाइम स्पैन में वेलोसिटी 100 से 0 हो गई, एक्सेलरेशन कितना ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा एक्सेलरेशन होगा उतना ज्यादा स्यूडो फोर्स होगा। नतीजा ये बहुत हाई फोर्स से बॉडी आगे की तरफ जाती है, बहुत हाई फोर्स से। स्यूडो फोर्स बहुत ज्यादा, एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा था ना, या रिटार्डेशन कहें जो भी है, एकदम से ब्रेक लगाने से रिटार्डेशन बहुत ज्यादा हो गया, तो सारा का सारा बॉडी पे ट्रांसफर हुआ ना, तो फोर्स भी बहुत ज्यादा हो गया। नतीजा बॉडी इतनी तेजी से जाके आगे टकराती है कि डैमेज हो जाता है बॉडी। इसीलिए सीट बेल्ट लगानी चाहिए, ठीक। ओके, तो यहाँ पे ये सिचुएशन आपने देखा। अब एक चीज इसमें कैलकुलेट कर दो, मैं यहीं पे कभी पूछ लेता है एग्जामिनर कि जैसे ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में एक पेंडुलम हैंग कर रहा है, तो पेंडुलम जो है मतलब एक्सेलेटिंग फ्रेम है, तो एक्सेलेटिंग फ्रेम में अगर ये पेंडुलम हैंग किया जाए तो ये वर्टिकल से कितना एंगल बनाएगा? थीटा। तो चलें इसको सॉल्व कर लेते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। ये लाइन आगे बढ़ाते हैं और ये एंगल भी थीटा होगा, ठीक है ना, ये करस्पॉन्डिंग एंगल। तो टेन थीटा, ज्योमेट्रिकली टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। भाई एंगल से लगा हुआ साइड बेस और एंगल से अदर परपेंडिकुलर, आप सीख चुके हो। तो टेन थीटा इज इक्वल टू एम ए अपॉन एम जी। वो देखिए नतीजा m कैंसिल हुआ, यहाँ पे दोनों m कैंसिल हो जाएगा, ये फॉर्मूला बन गया, याद कर लीजिएगा। टेन थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन जी। अगर पेंडुलम का वर्टिकल से एंगल पूछ ले तो एक्सेलेरेशन, है ना, ये जो फ्रेम का था उसको यूज कीजिएगा, उसे जी से डिवाइड कर देंगे, टेन थीटा आ जाएगा। थीटा फाइंड कर लो, इससे आ जाता है, सिंपल, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा।